जय हिंद दोस्तों, मिशन वर्दी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग एस के झा सर द्वारा जो वन लाइनर का महाकुंभ बुक है उसका ई बुक से हम लोग आज वन लाइनर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ वन लाइनर है, आज जितना हो सकता है महामैराथन करेंगे वन लाइनर का। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। वन है, पदार्थ की मूल अवस्था है। बताइए पदार्थ की मूल अवस्था कौन कौन है। तो हो जाएगा आपका ठोस, द्रव और गैस। अगला है, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। बताइए पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज, पत्थर। अगला है 3 नंबर, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। बताइए किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका गैस। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। बताइए किस अवस्था में कणों के बीच सबसे आकर्षण बल कम होता है। ये हो जाएगा आपका गैस। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल क्या है। तो आकर्षण बल हो जाएगा। अगला है, पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। द्रव और गैस हो जाएगा। अगला है, पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है। बताइए तो हो जाएगा आपका गैस। अगला है, पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है। बताइए क्या होगा। पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है। तो ये हो जाएगा आपका ठोस में। आगे है, ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, ये आपका हो जाएगा गलन। अगला है, द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये आपका जाएगा वाष्पीकरण। अगला है, गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए क्या होगा। गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हो जाएगा आपका संघनन। अगला है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान केल्विन में क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। अगला है, 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होगी, तो क्या होगा। ये आपका गैस में चेंज हो जाएगा। अगला है, शुष्क बर्फ उदाहरण है। बताइए शुष्क बर्फ किसका उदाहरण है। तो आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है कहलाता है। बताइए क्या होगा। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है कहलाता है, तो जब का गलनांक तापमान। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। अगला है, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है तो यह हो जाएगा आपका अपने क्वथनांक से कम ताप पर। अगला है, शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ किसका होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है, तापमान का ऐसा ही मात्रक कौन सा है। तो हो जाएगा आपका केल्विन। आगे की तरफ चलते हैं। अगला है, तरल पदार्थ कहा जाता है। तरल पदार्थ कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका द्रव और गैस। आगे है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, तो यह होगा सेल्सियस पैमाने में। अगला है, किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। बताइए किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। तो यह हो जाएगा आपका गैस। आगे है, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। रसोई घर में किसका प्रयोग होता है। तो एलपीजी का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे की तरफ चलते हैं। 25 नंबर है, वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो हो जाएगा आपका सीएनजी, और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे है, बर्फ का गलनांक है, तो यह हो जाएगा आपका 273 डिग्री केल्विन। आगे की तरफ क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है। तो हो जाएगा आपका वाष्पन। अगला है, परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो हो जाएगा आपका वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। आगे की तरफ चलते हैं। अगला है,
तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो हो जाएगा आपका गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला है कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जल, शर्करा। अगला है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण होना कहलाता है, तो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। आगे की तरफ चलते हैं। अगला है परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, तो हो जाएगा आपका जल के तापमान में वृद्धि। अगला है शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है, तो क्या हो जाएगा आपका समान हो जाएगा। अगला है मिश्र धातुएं दो या अधिक धातुओं का मिश्रण है, तो यह हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। अगला है पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो हो जाएगा आपका जिंक प्लस कॉपर का। अगला पे चलते हैं। अगला है गैस प्लस जल का विलयन उदाहरण है, बताइए गैस प्लस जल विलयन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सोडा जल। अगला है सोडल जल में विलय होता है, तो ये हो जाएगा आपका CO2। अगला है प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, ये हो जाएगा विलयन। अगला है प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलना कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका द्रव गैस प्लस गैस के कोलाइड्स को कहते हैं, तो हो जाएगा आपका एरोसोल, ये आपका एरोसोल हो जाएगा। अगला है इमल्सन का उदाहरण है, बताइए इमल्सन का उदाहरण कौन है, तो आपका हो जाएगा दूध। अगला है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं, बताइए नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। अगला है पृथक्करण की विधि नहीं है, बताइए पृथक्करण की विधि नहीं है, तो हो जाएगा आपका घोलना। अगला है 44 नंबर है वायु में उपस्थित गैसों के को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, बताइए वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका प्रभाजी द्वारा। अगला है परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, बताइए किनको जाना जाता है, तो हो जाएंगे आपके जॉन डाल्टन। आगे है किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, बताइए न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगला है चैडविक ने किसकी खोज की थी, बताइए चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो हो जाएगा आपके न्यूट्रॉन की। अगला है परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं, बताइए परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला है प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हो जाएंगे आपके रदरफोर्ड को। अगला है एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा दिया जाता है, तो हो जाएंगे रॉय एंटजन। अगला है समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं, तो हो जाएंगे आपके समस्थानिक। अगला है सबसे अधिक वेतन क्षमता किसमें होती है, बताइए तो हो जाएगा आपका गामा किरणें। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपरमाणुक कण कौन से होते हैं, बताइए अपरमाणुक कण कौन से होते हैं, तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला है किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, तो हो जाएंगे आपके डाल्टन। अगला है प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है, बताइए प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है, तो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। अगला है किसी तत्व के समस्थानिकों में होती है, बताइए किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होती है, तो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा आपका एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगला है P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, बताइए P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। अगला है मृदा किस प्रकृति के हैं, बताइए मृदा किस प्रकृति के हैं, तो हो जाएगा आपके समांगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से आपका परमाणु एवं अणु का आ जाएगा। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, बताइए यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है, तो हो जाएगा आपका 1:8।
अगला है अमोनिया का सूत्र, बताइए अमोनिया का सूत्र क्या होगा। तो हो जाएगा आपका NH3। अगला है परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, बताइए परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, तो यह हो जाएगा नैनोमीटर में। कौन तत्व एक परमाणविक है, बताइए कौन तत्व एक परमाणविक है, तो हो जाएंगे आपके आर्गन। अगला है कौन सा तत्व द्विपरमाणविक है, बताइए कौन सा तत्व द्विपरमाणविक है, तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगला है अमोनिया आयन का सूत्र, बताइए अमोनियम आयन का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका NH4+। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 नंबर है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र क्या है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका NaCl। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, बताइए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका MgOH2। अगला है कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, बताइए कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका 6.022 गुना 10⁻23। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, बताइए ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। O2 ऑक्सीजन में 2 परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है, तो 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या है, बताइए 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या है, तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगला है CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, बताइए CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 16। C का कितना है, द्रव्यमान कितना होता है, तो C का 12 होता है और प्लस हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो 12 4 16। अगला है सल्फेट बहुपरमाणु का आयन का संकेत है, तो हो जाएगा आपका SO4 2-। अगला है लौह धातु का प्रतीक है, बताइए लौह धातु का प्रतीक हो जाएगा आपका Fe। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश होगा, बताइए क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश क्या होगा, तो हो जाएगा आपका -1। अगला है ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश है, तो हो जाएगा आपका -2। अगला है किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, अगला है किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, किसने बताया था, तो ये हो जाएगा आपके डाल्टन। अगला है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितना है, तो हो जाएगा आपका 10⁻10 मीटर। अगला है सोने की पतली चादर पर कण की बौछार करने वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए सोने की पतली चादर पर कण की बौछार करने वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपके रदरफोर्ड। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये हो जाएगा आपका चैडविक के द्वारा। अगला है किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी, बताइए किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 6.0221407 गुना 10⁻23। तो आपको इतना लंबा याद नहीं रखना है, तो आपका कितना हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23, ठीक है। इतना ही याद रखना है, यहाँ से 1 के बाद याद नहीं रखना है यहाँ से, ठीक है, उतना ही हो जाएगा। या ये होता है एवोगाड्रो नंबर 6.023 गुने 10⁻23 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला है 81 नंबर, CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान है, बताइए CO2 का अनुद्रव्यमान कितना है, तो हो जाएगा आपका 44 यूनिट, ठीक है। अगला है 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा आपका 20 मोल जल। अगला है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का नहीं पूछ रहा है, नाइट्रोजन गैस का पूछ रहा है। अगला है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो हो जाएगा आपका Na। अगला है समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए समस्थानिक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो हो जाएगा आपका 14C6, ठीक है। अगला है
ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, बताइए ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो ये हो जाएगा आपका 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर है, ये भी गार्डो नंबर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु के एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, तो हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, अगला परमाणु संरचना टॉपिक है, इससे क्वेश्चन है। ठीक है, परमाणु का मूल कण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा कण, परमाणु का मूल कण नहीं है। ठीक है, अगला है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था, तो हो जाएगा आपका धनावेशित। किसके अनुसार, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था, तो धनावेशित हो जाएगा। अगला है अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण कैसे होते हैं, तो हो जाएगा आपके द्विआवेशित। अगला है एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, बताइए। ये 4 सेल हैं, जैसे के एल एम हो जाएगा और एन, तो पूछ रहा है कि एल सेल में कितने परमाणु होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4। अगला है कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक होता है, बताइए। तो इसमें सबसे नज़दीक कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका के, और सबसे दूर कौन हो जाएगा, तो आपका एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन कक्ष केंद्रक के सबसे दूर है, तो ये हो जाएगा आपका एन वाला कक्ष। ठीक है, अगला है एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बताइए। एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगा आपका 18। अगला है 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइए। 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हो जाएगा आपका सोडियम। सबको प्लस करके जितना एटॉमिक नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो 2 8 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 किसका एटॉमिक नंबर है, तो हो जाएगा आपका सोडियम का। अगला है एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइए। एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आपको अभी बताया है कि जोड़ देना है, तो 2 8 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी एटॉमिक नंबर भी कितना है इसका 13 एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 3। ठीक है, अगला है क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बताइए। क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 2। अगला है कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अक्रिय गैसों में के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो जाएगा आपका 8। अगला 100 नंबर है पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बताइए। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आपका 1। अगला है सोडियम तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसमें भी आपका 1 हो जाएगा। अगला है कार्बन 12/6C का समस्थानिक नहीं है, बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 11/6C। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, बताइए। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, तो हो जाएगा आपका कोबाल्ट का। अगला है किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है, बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है, तो हो जाएगा आपके यूरेनियम 235। अगला है मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है, बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 2 8 2। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, बताइए। किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, तो हो जाएंगे आपके रदरफोर्ड। अगला है एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, बताइए। एक संयोजकता वाले तत्व कौन होते हैं, तो हो जाएगा आपका धातु और अधातु दोनों। अगला है
3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। बताइए क्या होगा। जिसमें 3 प्रोटॉन हो और 4 न्यूट्रॉन हो, उस परमाणु की संयोजकता क्या होगी? तो हो जाएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। तो हो जाएगा, फिगर दिया हुआ है, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में कितना है? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। ठीक है। अगला है, परमाणु में संख्या समान होती है। बताइए, परमाणु में संख्या समान होती है। तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हो जाएगा। अगला है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे थे, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला है, एक कोशिकीय जीव है। बताइए, एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा? तो हो जाएगा आपका पैरामीशियम, मीशियम हो जाएगा। अगला है, कोशिका का पत्ता सर्वप्रथम किसने लगाया? बताइए। तो हो जाएगा आपके रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। और किस कोशिका को लगाए थे? तो ये था मृत कोशिका, यानी डेड सेल। ठीक है। अगला है, कोशिका का भाग नहीं है। कोशिका का भाग कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव। अगला है, कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। अगला है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। बताइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा आपका 1। अगला है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो आपका प्रोटीन हो जाएगा। अगला है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है। बताइए, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? तो हो जाएगा आपका संचय करना। अगला है, किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? बताइए, किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव में होता है। बताइए, बहुकोशिकीय जीव कौन कौन है? तो हो जाएगा आपका कवक, पादप और जंतु। अगला है, पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती हैं? बताइए, पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती हैं? तो हो जाएगा आपका प्रसरण। अगला है, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? बताइए, कोशिका का विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? तो हो जाएगा आपका विसरण विधि द्वारा। अगला है, केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? बताइए, केंद्रक के अंदर कौन सा पदार्थ मौजूद होते हैं? तो हो जाएगा आपका प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में। अगला है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? बताइए, राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? तो हो जाएगा आपका प्रोटीन का और राइबोस। ठीक है। अगला है, पौधे में हरा रंग किस कारण होता है? बताइए, पौधों में हरा रंग किस कारण होता है? तो हो जाएगा आपका हरित लौह के कारण। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए। तो हो जाएगा आपका डिम्ब। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? बताइए, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसके या किनसे निर्मित होती है? बताइए। तो हो जाएगा आपका प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज की, जो सिर्फ पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? बताइए, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है 133, हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर
क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हो जाएगा आपका फूल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा होता है बताइए। कोशिका के भीतर श्वसन यानी ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा होता है, तो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, द्विक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है बताइए। द्विक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है, तो हो जाएगा आपका लाइसोसोम में। अगला क्वेश्चन है, केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग है बताइए। केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन है, तो हो जाएगा आपका प्लास्टिड। और एक हो जाएगा कोशिका भित्ति जोड़, सिर्फ पादपों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति एनिमल में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है बताइए। जंतु कोशिका के द्वारा सीमित क्या किया जाता है, तो हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम के केंद्र हैं बताइए। राइबोसोम के केंद्र हैं, तो हो जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किसमें उपस्थित होता है बताइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किसमें उपस्थित होता है, तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियम मेलस में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका राइबोसोम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, ठीक है। यहाँ से लाइसोसोम से आशय है क्या है बताइए। लाइसोसोम से आशय क्या है, तो हो जाएगा आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है, किसके श्वसन क्रिया द्वारा किया जाता है बताइए। किसके द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा आपका गल्जी उपकरण। अगला है, सेंट्रियोल किससे संबंध है बताइए। सेंट्रियोल किससे संबंध है, तो हो जाएगा आपका स्पिंडल निर्माण। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है बताइए। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है, तो हो जाएगा आपका न्यूट्रिएशन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक रहित जंतु कोशिका में से किसका अभाव होता है बताइए। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में से किसका अभाव होता है, तो हो जाएगा आपका क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होती है बताइए। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होती है बताइए, क्या होगा, तो हो जाएगा आपका एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है बताइए। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है, तो हो जाएगा आपका एपिडोमोसिस। अगला क्वेश्चन ऊतक चैप्टर से, ठीक है। एक मिनट यार, अगला आपका ऊतक से है, क्वेश्चन नंबर 148। कोशिका के समूह को कहते हैं बताइए। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऊतक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है बताइए। पौधे में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉलन काइमा के कारण। अगला है, ट्राइकिडस कहाँ पाया जाता है बताइए। ट्राइकिडस कहाँ पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका जाइलम में। अगला क्वेश्चन है, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को कहते हैं बताइए। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका, जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं बताइए। जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरेकाइमा। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है बताइए, तो हो जाएगा आपका स्टोमेटा के द्वारा। अगला है, किस ऊतक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है बताइए। किस ऊतक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है, तो हो जाएगा आपका कॉलेनकाइमा। अगला है, रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है बताइए। रक्त के प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है, तो हो जाएगा आपका 90%। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, पौधे में फ्लोएम का कार्य है बताइए। पौधे में फ्लोएम का कार्य है, तो हो जाएगा आपका आहार का चालन। अगला क्वेश्चन है, अस्थि कैसा ऊतक है बताइए। अस्थि कैसा ऊतक है, तो हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। अगला है, जंतुओं में भोजन का संग्रहण
ऊतक में होता है? बताइए। जंतुओं में भोजन का संग्रहण डैश ऊतक में होता है, तो हो जाएगा आपका पेशी ऊतक। इसमें क्या होता है? जंतुओं में भोजन का संग्रहण कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा पेशी में होता है। अगला है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। बताइए तंत्रिका ऊतक की एक इकाई क्या होगा? तो हो जाएगा आपका न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऊतक को कहते हैं। बताइए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऊतक को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? बताइए रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? तो हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। अगला है शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? बताइए शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका असूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? बताइए समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो हो जाएगा आपका दैहिक कोशिका। अगला है स्नायु और कंडरा किस ऊतक के बने होते हैं? तो हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। अगला है कोलेजन को जब जल में उबालते हैं वह इसमें परिवर्तित हो जाता है। बताइए कोलेजन को जब जल में उबालते हैं वह इसमें परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जिलेटिन। अगला क्वेश्चन है 166 अस्थिर कारकों से प्रवर्धन किस में पाया जाता है? बताइए अस्थिर कारकों से प्रवर्धन किस में पाया जाता है? ये हो जाएंगे आपके सूक्ष्म नलिकाएं। अगला है 167 कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? बताइए कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा। 168 क्वेश्चन है पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? बताइए पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? तो हो जाएगा आपका पाव विभ्यून्तक अथवा कैम्बियम के कारण। अगला है रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है? बताइए रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है? तो हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है किससे अत्यधिक खींच जाने से मोच आ जाती है? बताइए किसके अत्यधिक खींच जाने से मोच आ जाती है पैरों में या हाथों में? तो हो जाएगा आपका लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है आपका 171 कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है। बताइए कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है, तो हो जाएगा आपका पेशी को अस्थि से। अगला है चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। बताइए चिकनी पेशियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हो जाएगा आपका गर्भाशय, धमनी एवं शिरा का। अगला है आकृति कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? बताइए आकृति कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऊतक। अगला क्वेश्चन है पौधों की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? बताइए पौधों की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये हो जाएगा आपका शीर्षस्थ विभयोजतक। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन किस तक सीमित है? बताइए कोशिका विभाजन किस तक सीमित है? तो ये हो जाएगा विभजयोतक कोशिकाएं द्वारा। अगला है सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? बताइए सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? तो हो जाएगा आपका कैम्बियम। अगला है घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ती है? तो हो जाएगा आपका अंतवेशी विभज्य। अगला है कुटिम उपकला किसका नाम है? बताइए कुटिम उपकला किसका नाम है? तो हो जाएगा आपका शल्की उपकला। अगला क्वेश्चन है 179 स्तंभाकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? बताइए तो हो जाएगा आपका अमाशय और आंत में। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियां बनाता है? बताइए किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियां बनाता है? तो हो जाएगा आपका उपकला। अगला क्वेश्चन है गर्तिकामय ऊतक क्या है? बताइए गर्तिकामय ऊतक क्या है? तो हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। अब अगला चैप्टर है जीवों में विविधता। 182 सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था? बताइए सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट विटेकर। अगला है ब्रायोफाइटा के अधीन आता है। बताइए ब्रायोफाइटा के अधीन कौन आता है?
तो ये हो जाएगा आपका मर्चेटिया जीनस। अगला क्वेश्चन है 184 है। जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता है कहलाता है, बताइए, जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता है कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका एनाथा। अगला, नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जक अंग है, बताइए, नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जक अंग है, तो ये हो जाएगा आपका संघ एनिलिडा का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, बताइए, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है 187, अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है, बताइए, 187 का क्या होगा, अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है 188, अमीबा और पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है, बताइए क्या होगा, अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के प्राणी है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा संघ के। अगला क्वेश्चन है 189, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज किस संघ का जंतु है, बताइए, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज किस संघ का जंतु है, तो ये हो जाएगा आपका टेपवर्म। अगला है, पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है, बताइए, पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है, तो ये हो जाएगा आपका स्पंज। अगला क्वेश्चन है 191, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, बताइए, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मकड़ी हो जाएगा। 192 क्वेश्चन है, मोलस्क फाइलम का जंतु कौन सा है, बताइए, मोलस्क फाइलम का जंतु कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टोपस। अगला 193 नंबर, वह कौन सा समूह है जिसमें प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है, बताइए, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है, तो ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर, सुपरिभाषित केंद्रक में किसमें नहीं पाया जाता है, बताइए, सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नीलहरित शैवाल में। अब अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, ठीक है, चैप्टर गति है। 195 नंबर क्वेश्चन, गति का एसआई इकाई क्या है, बताइए, गति का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगला है, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है, बताइए, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन। मान लीजिए कि कोई लड़का ए से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चला बी की तरफ और फिर बी से सी की तरफ चला, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा ए से सी की तरफ, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ये मान लीजिए 5 किलोमीटर चला और ये 6 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 11 किलोमीटर हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शॉर्टेस्ट रास्ता खुल जाता है, सबसे छोटी दूरी, तो यहाँ डायरेक्ट ए से सी के तरफ निकाल देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, जितना आएगा उतना करके निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है, गति परिवर्तन का दर कहलाता है, बताइए, गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, तो हो जाएगा आपका त्वरण। अगला त्वरण की इकाई है, तो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर, विस्थापन एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल देता है, बताइए, विस्थापन एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल देता है, तो हो जाएगा आपका वेग। अगला, वेग एवं समय के बीच का ग्राफ का ढाल देता है, बताइए, वेग एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल देता है, तो ये हो जाएगा आपका त्वरण। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है, बताइए क्या होगा, एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन नंबर है 72 किलोमीटर पर घंटा का समतुल्य गति है, बताइए, 72 किलोमीटर घंटा का समतुल्य गति क्या है। मान लीजिए कि 72 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 मिनट, ये 72 किलोमीटर आपका दिया हुआ है और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो क्या हो जाएगा आपका 72 गुने 5/18 हो जाएगा। 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 से 4 बार में आपका 72 खत्म और 4 5 से 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी क्वेश्चन को आपका उल्टा दिया हुआ रहता कि मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड को आपको कितना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हो जाएगा आपका 18, डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। बड़ा में चेंज करना है, मान लीजिए कि मीटर
पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो बड़ा यूनिट है। किलोमीटर पर घंटा कितना है, बड़ा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट में चेंज करना है तो यानी बड़ा ऊपर रखेंगे और छोटा नीचे, यानी 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे। तो ये 5 से आपका 4 बार में हो जाएगा और 18 चौके 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो तो उसका त्वरण होगा। बताइए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d का समतुल्य टी स्क्वायर हो तो उसका त्वरण होगा। तो ये हो जाएगा आपका एक समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d के समानुपाती हो, d समानुपाती हो टी स्क्वायर के हो तो उसका वेग होगा। बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा समय के साथ समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है। बताइए, जब कोई वस्तु गतिशील हो और उसमें ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा। तो होगा आपका ऋणात्मक, यानी ज़्यादा से कम की तरफ हो जाता है, ऋणात्मक हो जाएगा। अगला है, ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। बताइए, ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो ओडोमीटर का होता है दूरी और एक होता है स्पीडोमीटर आपका। ठीक है, एक आपका स्पीडोमीटर होता है, उससे क्या मापते हैं हम, तो उससे हम स्पीड को मापते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर से हम स्पीड को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। बताइए, समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। तो हो जाएगा आपका केंद्र के तरफ। अगला है, विस्थापन समय ग्राफ में हमें प्राप्त हो सकता है। बताइए, विस्थापन समय ग्राफ में हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका चाल। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है। बताइए, वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन त्वरण। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। बताइए, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन का सिंबल है एन। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। बताइए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो हो जाएगा ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर, ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर ही नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 212, मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की गति उदाहरण है। बताइए, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो हो जाएगा समान त्वरित गति। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। तो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। बताइए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। तो हो जाएगा आपका 60 केजी। और अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किग्रा है और चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। बताइए, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 केजी है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। बताइए, तो हो जाएगा आपका 36 केजी। ठीक है, मास क्या होता है, मास हर जगह हमेशा सेम होता है, लेकिन वेट क्या होता है, वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मास है। द्रव्यमान चेंज हो जाता है, बल्कि नहीं चेंज होता है, सॉरी, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। जितना द्रव्यमान पृथ्वी पे है उतना द्रव्यमान किसी वस्तु का चंद्रमा पे भी होगा। लेकिन अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कि 36 केजी है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 6 केजी। यानी किसी वस्तु का आपका कितना हो जाता है, सीधे 1/6 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। बताइए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका पृथ्वी पर का भार कितना होगा। तो हो जाएगा आपका 98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, कोई कण
त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। बताइए, यदि कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, मान लीजिए कि कोई कण है, इस पे गमन कर रहा है, ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। इस पे कोई अगर वस्तु गमन कर रहे हैं, ठीक है, अब पूछ रहा है कि अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। इसका त्रिज्या कितना है, r है, और अर्धवृत्त पूरा करने में यानी यहाँ से यहाँ आने में अर्धवृत्त हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इसका 1r हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा आपका u²/2g। अगला क्वेश्चन, बल तथा गति के नियम से यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बताइए, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो हो जाएगा आपका न्यूटन। अगला है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका संवेग से। और गति का पहला नियम किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा, गति के पहले नियम को क्या कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया का भी कह सकते हैं गति के पहले नियम को। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। बताइए, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये हो जाएगा kg/s। अगला क्वेश्चन है, गति के कुल कितने नियम हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा 3। अगला है, बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है। बताइए, बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय नियम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है। बताइए, किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है, तो हो जाएगा आपका संवेग। अगला क्वेश्चन है, संवेग बराबर क्या होगा। संवेग बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका वेग गुने संवेग बराबर क्या गुने द्रव्य। संवेग का फॉर्मूला होगा, बताइए क्या क्या होगा, तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुने वेग, यह संवेग का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है। बताइए, किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है, तो यह हो जाएगा आपका संवेग। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा गति से के लगती है। बताइए, घर्षण बल हमेशा गति के लगती है, तो यह हो जाएगा आपका उल्टी दिशा में। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर है। बताइए, 1 न्यूटन किसके बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 kg/s², ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु में बल लगाने से उसकी परिवर्तित होती है। बताइए, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका क्या चेंज होगा, तो हो जाएगा आपका गति। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण किससे संबंधित है। बताइए, जड़त्व का गुण किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आपका त्वरण से। अगला क्वेश्चन है, संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है। बताइए, संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है, तो हो जाएगा आपका आकृति। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। बताइए, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा आपका द्वितीय नियम। अगला क्वेश्चन है 233, किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा। बताइए, जब किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देंगे तो उसके संवेग में क्या अंतर आएगा, तो हो जाएगा आपका दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल या त्वरण से हमें प्राप्त होता है। बताइए, बल बाई त्वरण से हमें प्राप्त होता है, तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा आपका बल। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा गुण है जिससे कोई वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है कहलाता है। बताइए, एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है कहलाता है, तो हो जाएगा आपका
जड़त्व, क्योंकि जब हम बस में रहते हैं बैठे हुए हैं और अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। तो ये किसका नियम है, तो ये हो जाएगा आपका जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है, तो ये हो जाएगा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, तो हो जाएगा आपका त्वरित है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, बताइए रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो हो जाएगा संवेग संरक्षण नियम पर। अगला क्वेश्चन है, अगला गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का है, तो हो जाएगा आपका किस वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होता है, तो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। यानी कोई भी वस्तु जब है ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो किस कारण होता है, तो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था, बताइए गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी न्यूटन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो हो जाएगा आपका 6.673 × 10⁻⁻11। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, बताइए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, तो हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका देगा, कभी इतना भी होता है और कहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का गुना होता है, बताइए, तो हो जाएगा आपका 1.6। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, बताइए, तो हो जाएगा आपका 30 kg। अगला क्वेश्चन है, दाब का ऐसा ही मात्रक है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई है, बताइए दाब की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका पास्कल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है, बताइए किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है, तो ये हो जाएगा उत्प्लावकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का अपेक्षिक घनत्व होता है, पानी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg/m³। ठीक है, यानी यहाँ मीटर इन्वर्स दिया है, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि 10⁻³ kg हो जाएगा पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, बताइए हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, बताइए जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर सतह पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता जाएगा, तो जस ऊपर जाएंगे हम, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो आपका घटते जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान, बताइए द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान क्या होता है, तो होता है आपका बढ़ जाता है। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, बताइए पृथ्वी के सतह के से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो आपका घटता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, बताइए क्या होगा, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों, तो हो जाएगा आपका के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो हो जाएगा विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है
यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका F/4। अगला क्वेश्चन है संबंध F बराबर गुरुत्वाकर्षण मैनोमीटर है Gmm/d² में राशि G होगा, तो हो जाएगा प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। G किसका है? प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, तो हो जाएगा द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्व बल द्वारा। अगला है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। अगला क्वेश्चन है अगला है आर्य त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा, तो हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, और अगले पार्ट में कार्य तथा ऊर्जा से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। आज 263 तक रहने देते हैं। जय हिंद।